हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों CSIR यानी कि इसकी आंसर की आउट हो गई है और आप सभी ने अपना स्कोर भी देख लिया होगा। तो दोस्तों आपने अपने रिस्पांस देख लिए हैं, कितने आपके गलत हुए और कितने आपके सही हुए ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब बात करेंगे कटअप क्या रहेगी और कितने मार्क्स वाले अपनी टाइपिंग को शुरू कर दें इसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कटअप कितनी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्या पेपर फर्स्ट के मार्क्स भी इसमें जुड़ेंगे कटअप बनाने के लिए। आप काफ़ी लोगों का डाउट है जिन्होंने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद पेपर फर्स्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। अब देखो इसका आंसर तो आपको तीसरे पॉइंट में ही मिल गया, क्योंकि जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है। चलो आगे बात करेंगे कितने मार्क्स तक आप सेफ जोन में है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कितना गुना बच्चे जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि कंपटीशन कितना रहेगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितने मार्क्स तक का हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। तो चलिए ये सारे पॉइंट को एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कटअप कितनी जा सकती है। देखो कटअप जाती है हमारी दो तीन चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करती है कि हमारी कटअप कितनी जाएगी। सबसे पहली बात कि हमारी वैकेंसी कितनी है, ठीक है। वैकेंसी आपको पता है ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 200 के अराउंड है और उस हिसाब से हमारी कटअप बनती है। अब मेन बात यह है कि कटअप पेपर 1 की भी बनेगी और 2 की मिलकर बनेगी या फिर इन दोनों की सेपरेट बनेगी। देखो सबसे पहले पेपर 1 जो है, जो कि हमारा किस चीज़ का हुआ था, मैथ्स और रीजनिंग का। अब आपको पता है ये पेपर जो था काफ़ी ईजी आया था और बच्चों ने भर भर के अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। बच्चे मतलब 90 मार्क्स, मतलब 90 भी अटैम्प्ट किए हैं काफ़ी बच्चों ने। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि 90 अटैम्प्ट भी काफ़ी इजी पड़ रहा था बच्चों को वहाँ पर करने में, ठीक। और दूसरी बात, अगर इसमें आपने 60% मार्क्स मतलब 60% अटैम्प्ट नहीं किया तो हो सकता है आपको सेकंड स्टेज के लिए ना बुलाया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ऑफिशियल दिखा लेता हूँ कि इसमें आपको क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपना जो है रिस्पांस चेक नहीं किया तो यहाँ पर आप रोल नंबर डालकर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप अपने रिस्पॉन्सेस और टोटल मार्क्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं JSA के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR कैटेगरी के लिए आपको जो पहला पेपर हुआ था हमारा 200 मार्क्स का, ठीक है, 2.5 घंटे का, तो उसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे और आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा, ठीक है। ये आप याद रखना है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद EWS कैटेगरी के लिए 200 में से 35% मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर UR की बात करें तो 40% चाहिए, यानी कि 80 नंबर आपको लाने होंगे मिनिमम, ठीक है, 200 में से। EWS के लिए 70 नंबर लाने होंगे। उसके बाद OBC के लिए भी आपको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देन 66 मार्क्स आपको SC के लिए लाने पड़ेंगे और ST के लिए भी आपको 66 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देन आप यहाँ पर बाकी की कैटेगरी देख सकते हैं, ये सिर्फ JSA के लिए है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, 10/5/2025 को ये आया है, ठीक है, रिलीज हुआ है मतलब, ठीक है। बात करते हैं अगली, यहाँ पे स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए बात करते हैं, जो कि काफ़ी कम पोस्ट आई हैं इस बार, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है स्टीनोग्राफर में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि पोस्ट कम है और काफ़ी लोगों ने स्टीनोग्राफी सीख भी ली है। तो चलिए बात करते हैं, सेम इसके लिए भी आपको 70 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। देन सबसे पहली बात करते हैं कि पेपर 1 के भी मार्क्स भी जो है काउंट होंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। जितनी भी आपकी कटअप बनेगी यानी आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर सेकंड के बेस पे ही बनेगी, जो कि 300 मार्क्स का था और उसमें इंग्लिश और GK थी। बिल्कुल दोस्तों, पहला जो पेपर था वो काफ़ी ईजी था, मैं आपको पहला ही बता दूँ, जो यानी फर्स्ट हमारा पेपर था वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी बच्चों को वो ईजी लगा था, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं, बट मैं ईजी की कैटेगरी में ज़्यादा रखूँगा। लेकिन जो सेकंड वाला पेपर था हमारा, ठीक है, उसमें काफ़ी ऐसी शिफ्ट थी जिनको वो पेपर काफ़ी हार्ड लगा था। हालांकि ये थोड़ा मॉडरेट की तरफ रहता ही है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी कटअप बनती है, ठीक है। और आपकी जो कटअप बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर के बेस पे ही बनेगी कि आपने उसमें कैसा स्कोर किया है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितने मार्क्स जो है इसमें लाने होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि आप कितने मार्क्स तक सेफ जोन में हैं और आपको टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब पहले का तो मैंने आपको बता दिया है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है अगर आपने पढ़ाई की होगी ना तो आपका पहला पेपर तो क्वालिफाई है ही है, क्योंकि अगर आप 80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं 200 में से, फिर तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना चाहिए,
चलिए फिलहाल हम बात करते हैं सेकंड पेपर के लिए कि आपको उसमें कितने मार्क्स तक स्कोर करना चाहिए कि आप जो है सेफ कैटेगरी में हो जाएंगे। देखो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो उसमें ज़्यादा फर्क तो होगा नहीं। आपको पता है यूआर कैटेगरी जो होती है उसकी कटअप सबसे ज़्यादा आ जाती है, बट कितना गैप रहेगा ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो ये तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि यूआर की कैटेगरी में बच्चों ने कैसा स्कोर किया है, लेकिन फिर भी आप 5 से 10% मार्क्स ज़्यादा ही कंसिडर करके चलेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। चलिए अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। अगर आपकी यूआर कैटेगरी में बिना नॉर्मलाइजेशन की 210 तक बन रहे हैं, ठीक है, ये मैंने वैसे ज़्यादा बोल दिया है, 210 तक बन रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अगर 210 तक बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी, इन सब का भी आप कम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप मान ले सकते हैं। सबसे पहले हम एससी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे एससी। ओबीसी की भी आप इतनी कंसिडर कर सकते हैं 205 210 के अराउंड, ठीक है। मैं ओबीसी को अलग से इसमें नहीं मानता क्योंकि यूआर के आसपास उसकी कटअप जाती है। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी की आप कंसिडर कर सकते हैं 200 तक, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि आपके स्कोर जो है कितना यहाँ पे बाउंस होता है। ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 190 तक बन रहे हैं तो आप अपने को सेम मान सकते हैं। ठीक है, ओबीसी का सेम 210 मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात। इसमें अभी आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कितने बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, देखो जनरली अगर 20 गुना बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है, 20 गुना बच्चे, अगर मान लो आप 200 भी मान लो वैकेंसी है हमारी, ठीक है, तो 200 भी अगर वैकेंसी है तो कुल मिला के 20 बच्चों को बुला रहे हैं तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे, ये हो गए 4000। ठीक है, बट आप अगर कंसिडर करते हैं कि लगभग 4500 से लेकर 5000 तक के अगर बच्चों को बुला रहे हैं तो इतने बच्चे जो है टाइपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि टाइपिंग का प्रोसेस इसमें थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अगर आपने सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको उसमें पता है कि उसमें टाइपिंग की स्पीड कम मांगते हैं और उसमें बैक स्पेस होता है या नहीं होता वो तो आपको पता ही है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती है टाइपिंग के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर बना लूँगा आपको, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें टाइपिंग कैसे होती है। क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट था कि पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है या स्क्रीन टू स्क्रीन होती है, बैक स्पेस होता है नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। देन हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, देखो अब नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है, आपको पता है कि एग्ज़ाम हुए थे 13 से लेकर 20 मई तक। ठीक है, और 21 को ही आपका रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब आंसर की आ गई। ठीक है, अब इतने तारीख तक एग्ज़ाम हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है इसमें शिफ्ट भी हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक जैसा एग्ज़ाम का लेवल नहीं रहा है पूरे इतने दिनों में, जितने भी दिन हुए यहाँ पे। ठीक है, तो इतने दिनों में जो भी एग्ज़ाम के लेवल में उतार चढ़ाव आया है उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन कितने तक मिल सकता है, अब देखो इसका ना कोई फिक्स नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन 20 मार्क्स का भी मिल सकता है, 30 मार्क्स तक भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके 170 भी बन रहे हैं और अगर आपके हार्ड शिफ्ट में है तो आपके 200 तक आराम से चले जाएंगे। सेकंड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। ठीक, और उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ सबसे हार्ड शिफ्ट कौन थी, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि देखो सबको ना अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 17 मई की जो शिफ्ट थी वो हार्ड बता रहे हैं काफ़ी बच्चे। ठीक है, आप अपने मतलब इसमें कमेंट जरूर करना इस वीडियो में कि आपकी शिफ्ट कब पड़ी थी और आपको अपनी शिफ्ट हार्ड लगी थी क्या, ये आपने कमेंट करना है। ठीक है, तो ये थी पूरी बातें, ठीक, जो कि हमने अभी यहाँ पर कवर करी। तो गाइस देखो यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा और अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपने जो है टाइपिंग करनी शुरू कर देनी है, आपने याद रखना है। और जल्दी ही मैं जो है गूगल फॉर्म भी ले आऊँगा जिसमें आप अपने रिस्पॉन्सेस वगैरह दे सकते हैं। फिर हम एक डिटेल्ड कटअप वीडियोस में बना लेंगे कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहा और उनके स्कोर कितने कितने रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद लाएंगे हम टाइपिंग की वीडियो। आपने अगर जानना है कि टाइपिंग कैसे होती है तो आप ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करना। एक डिटेल टाइपिंग वीडियो मैं उस पर ले आऊँगा कि कैसे उसमें टाइपिंग होती है और अपनी स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो उनकी रिक्वायरमेंट है या फिर कोई वैकेंसी वगैरह आ रही है, तो उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाती है। साथ में स्टडी कंटेंट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।